नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल रविवार को उत्तराखंड के प्रयाग में जो ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था उसका रीज़न क्या रहा होगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं लगती आपको कि शीतकालीन में जहाँ पर आइस कलेक्ट होनी चाहिए, आइस का एक्यूमुलेशन होता है ग्लेशियर पे, उस टाइम पे आइस जो बर्ग था वहाँ पर से वो टूट गया, आइस ब्रोक हुई या ग्लेशियर ब्रोक हुआ या ग्लेशियर ब्रस्ट जिसे कहा जा रहा है। डिफरेंस क्या रहता है ग्लेशियर ब्रस्ट और ग्लेशियर मेल्टिंग में, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और एक सम्मानजनक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कल देवप्रयाग में जो नंदा देवी ग्लेशियर का एक पार्ट था वो अलग हुआ उससे, और जिस वजह से ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान हुआ है और करीबन 127 लोगों अभी तक लापता बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों को उसके आसपास जो सुरंग थी उसमें काम कर रहे थे उन्हें बचा भी लिया गया है। लेकिन बात यह है कि उसका रीज़न क्या रहा होगा। हम समझते हैं सबसे पहले आइस मेल्टिंग और आइस ब्रस्ट रहता क्या है। आइस मेल्टिंग एक स्मॉल प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे आइस जो होती है वो मेल्ट होती है और उससे किसी नदी को या कोई छोटी सी स्ट्रीम को पानी मिलता है और वो कंटिन्यूस में मिलते रहता है। लेकिन आइस ब्रस्ट इसकी अपोजिंग है। आइस ब्रस्ट में एक बड़ा पार्ट किसी ग्लेशियर का एक साथ टूटता है और उससे किसी नदी में फ्लूड आती है या बाढ़ आने की संभावना रहती है। वही यही रीज़न है कि जो कल का जो ग्लेशियर टूटा था उससे उसे आइस ब्रस्ट कहा गया, ना कि आइस मेल्टिंग। उस आइस मेल्टिंग के कारण ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तो नुकसान हुआ ही, साथ साथ तो ऋषिगंगा के साथ में जो एसोसिएटेड रिवर जो थी धौलीगंगा उसको भी काफ़ी उसमें एक फ्लूड देखी गई और उसके आसपास के जितने भी गांव थे वो सारे उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं या प्रभावित हुए हैं किसी न किसी रूप में। अब बात करते हैं जो देवप्रयाग में जो आइसबर्ग में जो ब्रस्ट हुआ था। आप एक मैप में मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। देवप्रयाग में ये हुआ रेनी गांव में और चमोली जनपद के रेनी गांव में। इससे निकलते हुए आइस ब्रस्ट जो था वो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नष्ट करते हुए धौलीगंगा में एक फ्लूड लाया और उसके कारण उसके एसोसिएट गाँव में काफ़ी नुकसान हुआ। और साथ ही साथ आप मैप में देख पा रहे होंगे वो किस तरह से अलकनंदा में मिला। अलकनंदा में मिलने के साथ साथ वो आगे जाके ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ मुड़ गया। यही रीज़न था कि इससे जो नुकसान था उसकी काफ़ी बड़ी संभावना भी जताई जा रही है, काफ़ी लोग इससे मिसिंग हैं। अब जानते हैं शीतकाल में जिस टाइम पे जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर में आइस का कलेक्शन होना चाहिए, आइस एक्यूमुलेट होनी चाहिए, उस टाइम पे आखिर आइस ब्रस्ट क्यों हुई होगी। आप समझ सकते हैं इस बात को। एक टर्म आता है प्रेसिपिटेशन। ये रीज़न हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन कम हुआ हो। प्रेसिपिटेशन क्या है, जो हम ओस, आपकी सामान्य भाषा में समझाऊं, जो ओस की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उनका आकार बड़ा होता है और वो स्नो के रूप ले लेते हैं, हम ये सब जानते हैं। अब स्नो और आइस में डिफरेंस क्या रहता है, क्या आपको पता है? स्नो जो हम ऊपर से बर्फ़ गिर रही है तो स्नो कहा जाता है, और जब वो कलेक्ट हो जाती है वो एक क्रिस्टल के रूप में फॉर्म ले लेती है, चाहे प्लेट्स के रूप में ले या एक्यूमुलेट सर्कल के रूप में ले, उसे हम प्लेट्स कहा जाता है और उसे आइस कह देते हैं। ऊपर से गिर रही है तो स्नो है, लेकिन जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइस कह देते हैं। लेकिन जब आइस एक्यूमुलेट होना शुरू करती है तो वो ग्लेशियर का रूप ले लेती है, हिमालयन जो हमारा एरिया है वहाँ। तो प्रेसिपिटेशन कम होने का मतलब ये हुआ कि या तो उस टाइम ये जो टाइम चल रहा है इसमें प्रेसिपिटेशन कम हो, वहाँ पर बर्फ़ की संभावना कम हो, यानी कम बर्फ़ गिरी हो। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि शीतकाल है और काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर पर्याप्त बर्फ़ भी गिर रही होगी, ये ऐसी मैं संभावना करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो प्रेसिपिटेशन का कम होना एक रीज़न रहा हो सकता है। अभी हमें आगे स्टडी में पता चलेगा, साइंटिस्ट इसकी स्टडी करेंगे तो उसके बारे में कुछ एक सम्मानजनक निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम कुछ रीज़न आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आइस बर्स्ट होता क्यों है। और दूसरा रीज़न रहता है इसका, उस एरिया में अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरेप्शन। अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरेप्शन आप जानते हैं भूकंप या ज्वालामुखी, ये दोनों एक से एसोसिएटेड हैं। जिस एरिया में अर्थक्वेक रहते हैं उस एरिया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, और जिस एरिया में भूकंप रहते हैं उस एरिया में अक्सर क्या होते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। एक सर्कुलर वे में ही चलता रहता है। विंग्स ऑफ फायर जो हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं काफ़ी इसके लिए सेंसिटिव रहता है। उसे वो एरिया वर्ल्ड के नीचे प्रशांत महासागर का एरिया आता है। कभी आप ज्योग्राफी पढ़ने को मिले तो आप वहाँ पर जानेंगे कि विंग्स ऑफ फायर क्या है। लेकिन फिलहाल विंग्स और उसी एरिया में जो हमारे आइसबर्ग हैं उन आइसबर्ग में काफ़ी ब्रस्ट देखने को मिलता है। आप एक वीडियो जो साइड में मेरी पिक्चर लगी है उसमें देख पा रहे होंगे। लेकिन क्योंकि हिमालय एरिया में भूकंप तो रह सकते हैं लेकिन ज्वालामुखी का रीजन कोई नहीं है, तो लेकिन अगर उस एरिया में भूकंप आया होता तो जो हमारे सिस्मोग्राफ उस एरिया में लगे हैं वो पक्का इस चीज़ को डिटेक्ट कर दे कि उस एरिया में भूकंप था। तो इस बात को कहना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर छोटा मोटा भूकंप हो तो वो बात अलग है। साथ में तीसरा रीज़न इसका मेन आता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन काम के क्या होता है, अगर उस एरिया में ब्लास्टिंग हुई हो तो उस एरिया के जो लैंडस्केप है उसमें कुछ ना कुछ
अप डाउन होता रहता है। अगर उस अप डाउन के कारण भी ग्लेशियर बर्स्ट होते रहते हैं। जो अर्थक्वेक की वजह, अर्थक्वेक में नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो टू टाइप से रिएक्ट करती हैं, या तो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या एक दूसरे से दूर हो जाती है। इन दोनों ही एरिया में सोचिए जो उसके ऊपर ग्लेशियर है, या तो वो कुछ श्रिंक होंगे या कुछ इंक्रीज हो जाएंगे उनका एरिया। तो इस कारण से भी इनकी जो श्रिंक के कारण भी उस एरिया में आइस बर्स्ट हो सकता है। लेकिन हम किसी सम्मानजनक स्थिति में हम इससे नहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। बस मैं आपको रीज़न बता रहा था कि किस किस कारण से आइस बर्स्ट होता है जनरली। तो अब बात यह है कि किसी भी सम्मानजनक स्कोर पहुंचने के भी साइंटिस्ट जो स्टडी करेंगे उससे हमें पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो नॉलेज दी आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।